Hello everyone, I am Dushant Gupta. I welcomed you all on your YouTube channel Physics Info. तो आज जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ की। ओके, पिछली वीडियो में हमने बात की थी ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो मैंने ये पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो में ये डाला है डेरिवेशन। देखिए क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछा जाएगा, शो दैट कूलम्ब्स लॉ इज़ इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मीन्स हमें शो करना है कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डेंस में है, या उसको फॉलो करता है या उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, डायरेक्ट कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि डेराइव कीजिए, डेराइव द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ऐसे कभी नहीं पूछेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ जाना है कि यहाँ पे आपको किसके बारे में बात करनी है, वेक्टर फॉर्म जो है कूलम्ब्स लॉ की वो डेराइव करनी है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आया, उसके बाद आपको वेक्टर फॉर्म डेराइव करनी है। तो देखिए कैसे इसका सोल्यूशन करते हैं। मान लीजिए क्योंकि मेरे को वेक्टर फॉर्म डेराइव करनी है तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होगा x एंड y। दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे मैंने दो चार्जेस ले लिए Q1 एंड Q2 अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स स्टेटमेंट। दो चार्जेस होंगे और कैसे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस। वन चार्ज इज Q1 एंड अदर इज Q2, जो कि पॉइंट A और पॉइंट B के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, ओरिजिन से पॉइंट A का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर है, और ओरिजिन से पॉइंट B का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 वेक्टर है। ओके, नाउ अगर दोनों पॉजिटिव हैं, मैं केस लेके चल रहा हूँ कि दोनों चार्जेस मेरे पास पॉजिटिव हैं। ठीक है, तीन केसेस हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। तो हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव हैं। तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, यानी कि Q1 जो है वो Q2 को रिपेल करेगा और Q2 जो है वो Q1 को रिपेल करेगा। ठीक है, दूसरी बात, A से B जब हम जा रहे हैं तो हमें जो पोजीशन वेक्टर मिल रहा है वो है R12, यानी कि Q1 से Q2 की साइड जब हम मूव करेंगे तो हमें पोजीशन वेक्टर कौन सा मिलेगा, R12। और जब Q2 से Q1 की साइड मूव करेंगे यानी B से A की साइड जाएंगे तो पोजीशन वेक्टर होगा हमारा R21। ठीक है, सो ये डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद देखिए कैसे हम वेक्टर फॉर्म को डेराइव करेंगे। उसके बाद दो स्टेप में ही इस चीज़ को हम प्रूव कर देंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कल भी हमने पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2। अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म की। तो वेक्टर फॉर्म के लिए देखिए इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे राइट की हैं उनका बता देते हैं कि कौन किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। F12 सबसे पहले है, F12 से पहले हम लेते हैं R1। व्हाट इज R1? R1 इज द पोजीशन वेक्टर, PV, पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज Q1, ऑफ द चार्ज Q1। ठीक है, एंड R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज Q2। पोजीशन वेक्टर है Q2 का। R12 इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 और A टू B। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम A टू B या Q1 से Q2 की साइड। R21 की अगर मैं बात करूं, R21 जब B से A जाएंगे तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R21। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1, या फिर आप कह सकते हैं B टू A। ओके, तो ये बात थी पोजीशन वेक्टर्स की। अब कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि F12 क्या डिफाइन कर रहा है। F12 की अगर मैं बात करूं तो F12 डिफाइन करता है फोर्स। देखिए Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ये हमें पता है। तो जब Q1 के ऊपर Q2 फोर्स लगाता है तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2,
फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये लिखेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q1 के ऊपर Q2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, F12 डिफाइन करेगा। सिमिलरली F21 क्या डिफाइन करेगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 के ऊपर लगने वाला फोर्स Q1 की वजह से वो कौन सा है, F21, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब मेरे को वेक्टर फॉर्म तो पता है, मैग्नीट्यूड पता है, तो अगर मैं F12 की बात करूँ, सिंपल F12 सबसे पहले ले लेते हैं F12। तो F12 है, ये तो कांस्टेंट है 1/4πε0, मैग्नीट्यूड एज वेल ऐसे का ऐसा रहेगा Q1 Q2 बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सो अगर मैं फोर्स 1 और F12 की बात कर रहा हूँ, F12, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। जब मैं F12 की बात करूँगा तो मुझे जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, B से A की डायरेक्शन में। देखिए फोर्स ऐसे जा रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन कौन सी है, B to A। सो B से A की साइड जाएंगे तो कौन सा पोजीशन वेक्टर यूज़ करेंगे, R21, क्योंकि B to A के लिए कौन सा पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया हमने, R21। सो R21 वेक्टर, और डिस्टेंस बनाना है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और हमें चाहिए इसका स्क्वायर, तो R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर लिखना है तो डायरेक्शन भी आएगी। अब डायरेक्शन क्या है, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है भाई, B से A की साइड, B से A की साइड लग रहा है, और उसका पोजीशन वेक्टर है R21, ठीक है। तो जब भी हमें डायरेक्शन शो करनी होती है तो हम किससे शो करते हैं, यूनिट वेक्टर से। किससे शो करते हैं, यूनिट वेक्टर से। फॉर डायरेक्शन वी यूज़ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ B से A की साइड जो वेक्टर है वो कौन सा है, R21, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, R21 कैप। किसी भी यूनिट वेक्टर को, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, A कैप, ठीक है। ऐसे ही B से A की साइड कौन सा वेक्टर है, R21, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, R21 कैप। तो R21 कैप क्या शो कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F12। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद इसी को एक और स्टेप में लिख सकते हैं हम। ये ग्रीन कलर आई थिंक नज़र नहीं आ रहा, तो इसको मैं दोबारा से डार्क पेन से लिख देता हूँ, रेड यूज़ कर लेते हैं। F12 वही चीज़ लिख रहा हूँ दोबारा से, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R21 कैप। ओके, अब इसी स्टेप को एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए किसी भी यूनिट वेक्टर को A कैप, इस यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ, A वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड, A वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से F12 वेक्टर क्या बन जाएगा, 1/4πε0 एज इट इज Q1 Q2 अपॉन R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R21 वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट R21 कैप। तो R21 कैप की जगह मैं कैसे लिख सकता हूँ, R21 कैप इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड R21 पावर 1, तो ये दोनों मिलके कितना दे देंगे, क्यूब। ये दोनों मिलके कितना बन जाएगा, क्यूब। तो यहाँ से एक इसको हटा देंगे, तो या तो आप ये लिखिए या आप ये लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। दोनों स्टेप क्लियर है। अभी इसको मैं बोल देता हूँ से इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जैसे F12 लिखा, सिमिलरली आई कैन राइट, सिमिलरली F21 कितना लिख सकते हैं हम, F21 कितना लिखेंगे, देखिए F12 लिखा 1/4πε0 Q1 Q2 R21 मैग्नीट्यूड स्क्वायर R21 कैप। अब मेरे को लिखना है F21 किस डायरेक्शन में लग रहा है, A से B की डायरेक्शन में लग रहा है। F21 इज अ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, A से B। तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर कौन सा हो गया, R12,
तो यहाँ पे F21 लिखेंगे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि दोनों फोर्सेस, देखो डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो ये सेम है, चार्जेस दोनों के सेम है, तो जितना फोर्स Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा उतना ही Q1 Q2 के ऊपर लगाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, अब पोजीशन वेक्टर जो है वो चेंज होगा। पोजीशन वेक्टर पहले वाले केस में इस डायरेक्शन में था R21, अब F21 के लिए ये वाली डायरेक्शन है, तो कौन सा पोजीशन वेक्टर है, R12, तो R12 कैप और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड R21 कैप, R21 कैप सॉरी R12 कैप 12 ओके, R12 कैप। तो यहाँ से आपका ये क्या बन जाता है, F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 मैग्नीट्यूड का क्यूब एंड R12 वेक्टर। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 2। ये दो इक्वेशंस हैं, तो आपकी जो वेक्टर फॉर्म है वो यहाँ तक कंप्लीट है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ इज कंप्लीट हेयर के। इसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, इसके आगे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये शो करना है। तो वेक्टर फॉर्म यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। इसके आगे जो 2 स्टेप यूज़ होंगे वो बता देंगे कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो किसको फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को। ठीक है, तो मैं ये यहाँ से रब करता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद देखिए सो वेक्टर फॉर्म होगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो टू वेरीफाई क्या वेरीफाई कर रहे हैं, दैट कूलम्ब्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ठीक है, ये वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, इस केस में एक चीज़ देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, उसी के अकॉर्डिंग्स तो वेरीफाई होगा। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर मैं इधर से मान लीजिए F1 फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये बॉडी जो है वो मेरे ऊपर भी एक फोर्स लगाएगी, ठीक है, दैट इज़ F2। अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो जितना मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ये बोर्ड मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है, और वो फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक है, सो इसी वजह से न्यूटन्स थर्ड लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ उसको मैं एक्शन फोर्स बोल रहा हूँ, तो और जो बोर्ड मेरे ऊपर लगाएगा दैट इज रिएक्शन फोर्स, और दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। तो ये थी स्टेटमेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ की। तो ऐसी ही स्टेटमेंट अगर कूलम्ब्स लॉ भी देता है तो हम कहते हैं कि कूलम्ब्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक R12 वेक्टर है, एक आपके पास है R12 वेक्टर, और एक आपके पास है R21 वेक्टर। ठीक है, R12 वेक्टर एंड R21 वेक्टर। अगर A से B तक के मैं डिस्टेंस देखूं, चाहे मैं A पॉइंट से B पॉइंट पे जाऊं और चाहे मैं B पॉइंट से A पॉइंट पे जाऊं, मेरे को इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से मैंने 2 वेक्टर्स अलग अलग बना दिए, बट जो मैग्नीट्यूड है, जो डिस्टेंस है इनके बीच की, वो चेंज नहीं हो रही है। तो ये दोनों वेक्टर्स, जब 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मान लीजिए एक A वेक्टर ऐसे है और एक B वेक्टर आपका ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों का आप देखें तो ये मैग्नीट्यूड जो है, जो एरो का साइज है वो क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यानी कि A वेक्टर इज इक्वल्स टू B वेक्टर लिख सकता हूँ। बट एक चीज़ है कि A वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और B वेक्टर की डायरेक्शन इससे अपोजिट है, तो जब डायरेक्शन अपोजिट है तो एक माइनस साइन आता है, आप सबको पता है वेक्टर के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है, R12 वेक्टर इज फ्रॉम A टू B एंड R21 वेक्टर इज फ्रॉम B टू
ए, बट द डायरेक्शंस आर अपोजिट, सो डायरेक्शन अगर अपोजिट हैं तो एक माइनस साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बस इतनी सी ही करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं R12 वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ R21 वेक्टर, ठीक है, एंड R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके, R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से क्या आ गया एक नेगेटिव साइन। तो बस यही यूज़ करना है, नीचे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 के अंदर किसी में भी आप एक यूज़ कर लीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो क्या मिल रहा है आपको, F12, ये रहा इक्वेशन 1 आपकी ये है, ठीक है। इक्वेशन 1 की अगर मैं बात करूं तो F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 एज इट इज, नीचे R21 मैग्नीट्यूड है तो R21 की जगह मैं लिख सकता हूँ R12 के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों इक्वल है, पावर 3 है, पावर 3 रख लिया हमने। एक यहाँ पे R21 वेक्टर है, R21 वेक्टर की जगह लिख सकता हूँ माइनस ऑफ R12 वेक्टर, ये हमने यूज़ कर दिया इसके अंदर। तो अब ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को मैं यहाँ से उठा के और यहाँ लगा दूँ, कोई प्रॉब्लम, ये माइनस साइन मैंने यहाँ लगा दिया और यहाँ पे इसको एज इट इज़ रख दिया, अब तो ठीक है। सो अब एक चीज़ देखिए, इस माइनस साइन को छोड़ के बाकी जो टर्म बच गई अंदर, अगर मैं इक्वेशन 2 के साथ इसको मैच करूं तो ये इक्वेशन 2 की क्या है, राइट हैंड साइड, इक्वेशन 2 की क्या है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, दैट F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो यहाँ से आपने ये क्या प्रूव कर दिया भाई, ये यही प्रूव कर रहा है कि जितना फोर्स Q1 Q2 के ऊपर, यानी F21 जितना फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स Q2 Q1 के ऊपर लगा रहा है F12, ठीक है। और मैग्नीट्यूड में इक्वल है दोनों, ये चीज़ हमने यहाँ से देखी है अभी। अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन को छोड़ दो, तो ये दोनों चीज़ों में ये दोनों बातें तो इक्वल है, ठीक है। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ यही तो कहता है, जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाती है, बट डायरेक्शन क्या होती है दोनों की, अपोजिट। तो यहाँ से यही चीज़ प्रूव हो रही है, ठीक है। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के इक्वल है और अपोजिट है बिकॉज ऑफ माइनस साइन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ या कूलम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड, ठीक है। तो ये आपकी थी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ एंड वेरिफिकेशन ऑफ कूलम्स लॉ दैट इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स, अभी हमने देखा कि दो चार्जेस लिए थे वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में दो चार्जेस लिए थे और एक दूसरे के ऊपर वो क्या लगा रहे थे, फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम क्या देखेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास ठीक है एक चार्ज रखा है Q नॉट, कितना चार्ज है भाई ये Q नॉट, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में काफ़ी सारे चार्जेस रखे हैं, से Q1, ठीक है, Q2 एंड यहाँ पे आपका रखा है Q3, ठीक है, और एक और ले लेते हैं Q3 एंड Qn, ये चार्जेस रखे आपके पास।
ठीक है, Q1, Q2, Q3 एंड Qn, काफ़ी सारे चार्जेस रखे हैं, n चार्जेस रखे हैं। तो मेरे को देखना है इन सभी चार्जेस की वजह से ये जो Q0 चार्ज है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, वही कैलकुलेट करना है। तो वो जिस भी प्रिंसिपल से हम कैलकुलेट करेंगे वो प्रिंसिपल होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए नेट फोर्स इसके ऊपर कैसे निकालेंगे, इन सभी का पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर देंगे जैसे अभी पीछे डिफाइन किया था। ये R1 वेक्टर है, ठीक है, ये मैंने बोल दिया R1 वेक्टर। नेक्स्ट इसका मैं बोल देता हूँ R2 वेक्टर, ऐसे ही ये हो जाएगा R3 वेक्टर, और ऐसे ही मैं अगर ऊपर चल जाऊँ n के पास तो ये n का हो जाएगा Rn वेक्टर, ठीक है। तो अब ये सारे मिलके इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए Q1 Q0 के ऊपर लगाएगा, क्योंकि दोनों सारे पॉजिटिव चार्जेस है तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को मैं बोल देता हूँ फोर्स ऑन 0 ड्यू टू फर्स्ट फोर्स, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1। Q2 की वजह से 0 के ऊपर जो लगेगी उसको मैं बोल देता हूँ फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2। Q3 की वजह से जो फोर्स लगेगी उसको हम बोल देते हैं F03, और Qn की वजह से जो फोर्स लगेगी उसको मैं बोल देता हूँ F0n, ठीक है। ये Qn हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए काफ़ी सारे फोर्सेस हैं जो इन चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज के ऊपर लग रहे हैं। तो जो नेट फोर्स इस चार्ज Q0 के ऊपर लग रहा होगा वो कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेट फोर्स on any charge due to the other charges is the vector sum of all the charges net force on any charge due to other charges is the vector sum of all the forces applied by the individual charges। ठीक है, मान लीजिए इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो लग रहा है F0, नेट फोर्स ऑन 0, नेट फोर्स ऑन Q0, नेट फोर्स ऑन Q0। तो वो क्या होगा भाई, वेक्टर सम लेंगे क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो नेट फोर्स ऑन Q0 चार्ज इज फोर्स ऑन 0 ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू थर्ड चार्ज, प्लस अप टू सो ऑन फोर्स ऑन 0 ड्यू टू nth चार्ज, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F01 कैसे लिख सकते हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0, दोनों यही चार्जेस इन्वॉल्व है इस फोर्स में। अब यहाँ पे क्या लेंगे, 1 से 0 तक का जो आपका पोजीशन वेक्टर है R10, 1 से 0 जा रहे हैं तो R10, तो R10 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R10 कैप, नो प्रॉब्लम, इसी डायरेक्शन में लग रहा है, 1 से 0 जा रहे हैं तो वो R10 कैप, ठीक है। सिमिलरली आप F02 लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन R20 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R20 कैप, ठीक है। ऐसे ही F0n तक आप लिख लेंगे, ऐसे ही आप लिखेंगे F0n, क्या लिखा जाएगा F0n, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 अपॉन Rn0 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर Rn0 कैप, ओके। तो अब इन सारी वैल्यूज़ को उठा के अगर मैं
इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे को नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट मिल जाएगा। तो वो कितना बनेगा, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ F0 इज इक्वल्स टू F01 की वैल्यू पुट कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F02 की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0, ऐसे सब वैल्यूज़ पुट कीजिए। जब आप सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबके अंदर आ रहा है और Q नॉट भी सबके अंदर आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं फाइनल टर्म में, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया कॉमन। अंदर क्या रह जाएगा फर्स्ट टर्म में, Q1 अपॉन R10 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R10 कैप, प्लस ऐसे ही सेकेंड टर्म में बचेगा Q2 अपॉन R20 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R20 कैप। ऐसे ही अगर आप चलते जाएंगे तो nth टर्म में जो बचेगा वो बचेगा Qn अपॉन Rn0 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर Rn0 कैप। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्लियर है, F0 का फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे। समेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने ले लिया सारा बाहर, समेशन लगाएंगे I इक्वल टू 1 to n, 1 से लेके n टर्म तक QI, फर्स्ट टर्म QI, ठीक है, सेकेंड टर्म I के लिए 2 पुट कर देंगे, फर्स्ट टर्म के लिए I के लिए 1 पुट कर देंगे। नीचे क्या है RI0 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर RI0 कैप। तो ये आपका फाइनल टर्म आ जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो वापस से आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी एक सिंगल चार्ज के ऊपर ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस टोटल फोर्स कितना लगेगा, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इक्वल टू 1 to n समेशन QI RI0 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर RI0 कैप। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं हम। या फिर मैं न्यूमेरिकल की एक अलग से वीडियो डाल दूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा। न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से वीडियो डालते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यही देखेंगे, वेक्टर फॉर्म एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स और कुछ जो 1 नंबर में आते हैं 1 मार्क न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।